आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बंगाल। चलिए बंगाल शुरू करते हैं, उसके बाद बीच में बात हुआ जाएगा। देखिए बंगाल के प्रमुख नवाब, इन सबसे महत्वपूर्ण ये होता है, ठीक है ना। पहले आपको क्या रखना है, इसका कालक्रम याद रखना है। देखिए मुर्शिद कुली खां सबसे पहले थे 1722 से 1727, इनका ये याद रखिए, ठीक है ना, इनका तारीख 1722 से लेके 1727 तक रहे थे मुर्शिद कुली खां। उसके बाद दो थे शुजाउद्दीन थे, ठीक है ना। दूसरा नंबर कौन था? शुजाउद्दीन, इसका नाम खाली नाम याद रखिए, शुजाउद्दीन। सरफराज तीसरा नंबर के थे। सरफराज को एक छोटी सी युद्ध में पराजित कर अलीवर्दी खां, बहुत महत्वपूर्ण नवाब है बंगाल का, अलीवर्दी खान है। तो 1740 से 1756 के बीच इन्होंने शासन किया। जैसे ही इनका शासन समाप्त हुआ, इस समय अंग्रेज थोड़ा नियंत्रण में थे, ठीक है ना। जब इसका शासन समाप्त हुआ तो वो सिराजुद्दौला है 1756 से लेकर 1757 तक, क्योंकि 1757 प्लासी का युद्ध हो गया और फिर इनको जाना पड़ा। फिर इसके बाद मीर जाफर आए 1757 से 1760 के बीच। फिर मीर कासिम आए 1760 से 1763 के बीच। फिर मीर जाफर आए 1763 से 1765 के बीच। और नज्म उद दौला आए, फिर मुबारक उद दौला आए, ठीक है ना, 1770 से 1775 के बीच। एक एक करके थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ज़्यादा डिटेल से नहीं है, थोड़ा, लेकिन बहुत ही उपयोगी है। मुर्शिद कुली खां, याद रखिए, मुर्शिद कुली खां जो 1722 से लेकर 1727 के बीच में, ठीक है, 1722 से लेकर 1727 के बीच में, आपको याद होगा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो जैसे मुगल जैसे कमजोर हुआ और सभी क्षेत्रीय राज मतलब स्वतंत्र होने लगे। उसी बीच में एक राज है बंगाल, वो भी स्वतंत्र हो गया। उसके शासक थे, औपचारिक रूप से स्वतंत्र था, मतलब अनौपचारिक रूप से स्वतंत्र था, लेकिन औपचारिक रूप से वो मुगल को भेंट देता था। लेकिन अलीवर्दी खान जब शासक बने ना, तो वो भी भेंट देना छोड़ दिए। मुर्शिद कुली खां जो है 1722 से लेकर 1727 के बीच इनका शासन है। तो स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने भी राजधानी परिवर्तन किया। शुरुआत में बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, मुर्शिदाबाद राजधानी को परिवर्तित कर दिया। बंगाल को आर्थिक रूप से समृद्धि बनाने में भूमिका निभाई, सुधार किए। वित्तीय स्थिति में जैसे किसानों को एक ऋण दिया करते थे, अग्रिम ऋण, ठीक है ना, अग्रिम ऋण देते, उसको तकावी ऋण कहते, जो किसानों को देते थे ना, शुरुआत में जो ऋण देते थे फसल उगाने के लिए, उसको क्या कहते थे हम लोग, तकावी ऋण कहते थे। जागीर के बड़े भाग को खालसा में बदल दिया। देखिए जागीर जो दिए ना, हम जैसे जागीर क्या होता था, जैसे अब कोई अधिकारी मेरे अंदर काम कर रहा है, तो हम उसको कुछ जमीन दे देते कि आप चलिए मेरे अंदर काम कर रहे हैं, तो हम आपको जमीन दे देते हैं और आप उसके पैसा वसूलिए, कुछ पैसा हमको देना है तो दे दीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद ऐसा चलता था। ये खालसा मतलब सरकारी जमीन, खालसा जो सरकारी जमीन कर दी गई ना, तो ये क्यों किया गया, इनको ज्यादा कर आए, ठीक है ना, कर आए तो ये उनका इस्तेमाल कर सके और अपने शासन को मजबूत बना, सुदृढ़ कर सके, ठीक है। जमींदारों के विद्रोह को दबाया, जो जमींदार थे बहुत विद्रोह कर रहे थे ना, उसको भी दबाया। एक सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित किया। अपने शासन काल में यूरोपीय कंपनी को नियंत्रण किया, लेकिन इनके काल में उतना कुछ हुआ नहीं। यूरोपीय सब पूरा नियंत्रण में थे, पूरा सीधा खड़े थे, ज्यादा कुछ करते तो ये उसको बाहर का रास्ता कटा देते। लेकिन दुर्भाग्यवश जो हुआ, 1727 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर इनका उत्तराधिकारी आया शुजाउद्दीन जो थे 1727 से 1739 के बीच में रहे। दामाद व उत्तराधिकारी थे मुर्शिद कुली खां के। मुर्शिद कुली खां के सुधार को जारी रखा। ये अच्छी बात है कि उनके जो सुधार थे उनको जारी रखा। मुगल बादशाह से बंगाल के साथ बिहार की सूबेदारी भी प्राप्त कर ली। तो यही थे ना अलीवर्दी खां। इन्हीं के समय अलीवर्दी खां को ना नायाब सूबेदार बिहार का बनाया। किसके समय? शुजाउद्दीन के समय। ये याद रखिएगा, बिहार है ना, तो बिहार का कोई एग्जाम वगैरह पूछेगा। शुजाउद्दीन के समय अलीवर्दी खां कहाँ के वो थे, सूबेदार थे, नायाब थे। नायाब सूबेदार जो थे बिहार के थे। एक है सरफराज खान,
39 से 40 के बीच सरफराज खान जो है, सरफराज खान सलाउद्दीन के अयोग उत्तराधिकारी थे। उपाधि लिया था इन्होंने आलम उद दौला हैदर जंग। इसी में छोटा सा एक युद्ध हुआ थोड़ा सा सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच। अलीवर्दी खान ने हरा दिया उसको, किसको, सरफराज खान को। उसकी युद्ध का नाम क्या था, गिरिया का युद्ध ना, गिरिया का युद्ध बोलते हैं। इस घटना को बंगाल का प्रथम क्रांति कहा जाता है ना, जो कई सत्ता परिवर्तन किया तो इसी के लिए कहा जाता है प्रथम क्रांति। इसका नाम क्या है, युद्ध का गिरिया का युद्ध। अब आए हैं अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान 1740 से 1756 के बीच इनका शासन था। ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की वैधानिक सूबेदारी प्राप्त की। योग शासक था। इनके काल में कलकत्ता और चंदनगर में फ्रांसीसी और ब्रिटिश ने दुर्गीकरण का प्रयास किया। इन्हें रोकने में यह सफल सिद्ध हो गया, ठीक है ना। इन्हें रोकने में यह सफल सिद्ध हुए, ठीक है ना। देखिए यही जो कारण है ना, जो किलेबंदी है जो चंदनगर कलकत्ता पे, यही कारण जो ना आगे चलकर अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच मतलब प्लासी का युद्ध होगा, इन्हीं के कारण, ठीक है ना। यही सब कारण रहता है। एक रहता है 1717 में फर्रुख सियर ने एक फरमान दिया था, 3000 रुपए के वार्षिक कर उनको छूट दिया गया था। एक छूट जमीन दे दिया गया था, उसको कर मुक्त कर दिया गया था, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, पहले इसको पढ़ लेते। अलीवर्दी खान ने यूरोपीय तुलना के मधुमक्खियों से की है। मधुमक्खी देखिए क्या करता है, मधुमक्खी को अगर तो छेड़िएगा नहीं, आपको छेड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो यही कहते हैं, नहीं छेड़ोगे तो शहद देगी। अगर बोले अंग्रेज को ज्यादा छेड़ोगे नहीं तो वो शहद देगी, छेड़ोगे तो काट कर मार डालेगी। इसका ये जो उदाहरण जो दिया है, इसका आपको देखने को मिलेगा सिराजुद्दौला के काल में। वो अंग्रेज को छेड़े, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। देखिए अब यहाँ पे सिराजुद्दौला, इस काल में मुगल सत्ता कमजोर और यूरोपीय शक्तिशाली हो गए थे। मुगल सत्ता बहुत कमजोर बैठ गई, ठीक है, बहुत कमजोर हो गया इनके काल में। 1756 में गद्दी पर बैठे, बंगाल की गद्दी पे, ठीक है ना। गद्दी पे बैठते ही ब्रिटिश मतभेद होने लगे, हम बताए ना। प्रारंभ में इनके सेनापति मीर जाफर और दीवान राय दुर्लभ थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश के मतभेद के कारण क्या क्या इनके मतभेद का कारण था वो देखते। सिराजुद्दौला ने तादक को प्रतिबंधित किया। तादत जो था, वो दस्तक उसको दिया गया था। सिराजुद्दौला ने तादत को प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है ना। गद्दी पर बैठने के पश्चात ब्रिटिश दरबार में उपस्थित नहीं हुए। इस काल में तादत को दुरुपयोग में बड़े पैमाने पर कर दिया। तादत नहीं है, दस्तक होना चाहिए। तो काटिए, 10 तक, वही तो मैं बोला, ऐसा तो कोई वर्ड में नहीं लिखा था, ठीक है ना। दस्तक कौन दी? फर्रुख सियर 1717 में क्या मुफ्त व्यापार कीजिए, इसके लिए दिया था, ठीक है ना। ये सब कारण था, दस्तक का दुरुपयोग होने लगा था बहुत ज्यादा ही, ठीक है। सिराजुद्दौला घटना पार्ट 2 देखते हैं। देखिए यहाँ पे इनके विरोधी कौन कौन थे। इनके विरोधी थे घसीटा बेगम। पहला इनका विरोधी कौन कौन था, इसके सिराजुद्दौला के। उनकी मौसी थी घसीटा बेगम, शौकत जंग, मीर जाफर, सेना अध्यक्ष उनका जगत सिंह राय दुर्लभ, अमीर चंद, ये सब क्या थे, उनके प्रतिद्वंदी थे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ब्रिटिश ने कासिम बाजार के पर्यवेक्षण की अनुमति नहीं दी। सिराजुद्दौला बोले कि हमको तुम्हारे जो काम करता हमको उसका डिटेल चाहिए। तो ब्रिटिश बोला हाँ मैं नहीं दे सकते आपको, ठीक है ना, जो करना कर लीजिए। तब देखिए 15 जून 1756 सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया और फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। फोर्ट विलियम को अधिकार करके ना अपने एक मंत्री को दे दिया। उनका मंत्री का नाम था मानिक
चंद को सुपुत्र कर दिया, ठीक है ना, मानिक चंद को कर दिया। और कासिम बाजार पर प्रतिबंध लगा दिया, कासिम बाजार पर प्रतिबंध लगा दिया और फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया, ठीक है ना, कि आप कोई नहीं घुस सकता इसमें। तो अंग्रेज बहुत डर गए ना। उसको फाल्टा द्वीप था ना, फाल्टा द्वीप बोलते हैं उसको, फुल्टा द्वीप या फाल्टा द्वीप, कहीं सुने होंगे आप लोग, फुल्टा द्वीप लिखते थे ना, फुल्टा द्वीप पे अंग्रेजों को शरण लेना पड़ा। तब बेचारा सब मरने के कगार पे था। तब मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव ने उनका थोड़ा समर्थन किया, तो वो लोग बचे कैसे किसी करके, कैसे भी हालत में। आपको एक घटना तो याद होगी, काल कोठरी की घटना, जिसको काल कोठरी की घटना कहते हैं, ब्लैक होल की संज्ञा दी गई है। ये कुछ तरह फर्जी है, पर पता नहीं फर्जी है कि नहीं। इसको जो आरोप लगाया था उसका नाम क्या पता है आपको? एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसको जो बचा था वही लगाया था शायद, हॉलवेल थे ना, वही शायद उस साक्षी थे, प्रत्यक्ष साक्षी थे वही। देखिए क्या हुआ था, जो 15 जून 1756 को जो कलकत्ता अधिकार कर लिया, पकड़े, सबको पकड़ लिए, जितना थे सब अंग्रेज पकड़े, बोले रुको तुम लोग, एक एक करके सबसे बदला लेंगे। इसी अभियान दौरान 20 जून 1756 में 146, ये डाटा देख लीजिएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा कि सही है या ज्यादा गलत, लेकिन सही है, मैंने इसको एआई से भी एक बार चेक किया था। 1746 ब्रिटिश अधिकारी को कैद कर फोर्ट विलियम में कर दिया, मतलब इसमें सबको ठूस दिया, एक की रूम में सबको ठूस दिया। अगले दिन 23 जीवित रहे, ठीक है ना, कहीं लिखता है 1 जीवित रहे, तो इसको थोड़ा आप चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। कोई लिखते 1 जीवित रहे, वही हॉलवेल थे, वही बताएगी हाँ ये सब मतलब हम लोग जातिवाद पर, ये जो आरोप लगाया हॉलवेल ने वो साबित नहीं हो पाया, ठीक है ना। अब ब्रिटिश सबको गुस्सा चढ़ गया, भाई प्रतिष्ठित अपने आप को समझते, बहुत प्रतिष्ठित है हम लोग, ठीक है ना। तो वो लोग क्या किए, काल कोठरी की घटना जो हुआ उससे ब्रिटिश क्रोधित हो गया, बहुत क्रोधित हुआ। अब बोले आप तो सिराजुद्दौला गया तो मद्रास से बंगाल में लॉर्ड क्लाइव को बुलाया गया। लगभग क्लाइव भैया बचा लीजिए। लॉर्ड क्लाइव और वाटसन की सहायता से कलकत्ता पुनः अधिकार कर लिया और संधि करने पर विवश कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें एक संधि हुआ था, उस संधि का नाम देखिए क्या है, अली नगर की संधि हुआ था। कब हुआ था? 9 फरवरी, तारीख याद रखिए, 9 फरवरी 1757 में। अब जून, कुछ ही समय में जून पहुंच जाएंगे, ठीक ना। 9 फरवरी 1757 ब्रिटिश और नवाब के बीच हुआ। इस संधि में क्या क्या कहा गया था? पहला बात क्या, नवाब ने 1.5 करोड़ रुपए युद्ध हजाने के रूप में देंगे, ठीक है। चंद्रनगर अंग्रेजों को देना पड़ा, फ्रांसीसी का कारखाना था और अंग्रेजों को देना। तो दस्तक पुनः शुरू कर दिया गया, निर्बाध चलेगा। दस्तक है, दास्तक लिखता है, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे दस्तक, जो फरमान दिया गया था वो अब चलेगा। और एक इसको अंग्रेजों को और फायदा हो गया, सिक्के ढालने की अनुमति को दे दिया गया, ठीक है ना, आप लोग सिक्के भी ढाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, युद्ध के कारण क्या क्या थे? पहला कारण था, आप लोग पता है, घसीटा बेगम, शौकत जंग, इनके चचेरे भाई सब थे। नवाब पहला कारण था आपसी मतभेद था। दूसरा कारण था नवाबों के विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा था। क्लाइव जैसे आए अब बोला कि ये हम लोग के साथ बहुत मारपीट किया, अब इसको तो हटाना है पड़ेगा, सिराजुद्दौला को, ठीक है ना। तो षड्यंत्र करने लगा, दोनों के बीच तनाव बढ़ गया, दोनों कंपनी के बीच का। कंपनी थी वो किलेबंदी भी कर रही थी और कलकत्ता बाजार पे कर भी लगाया था और व्यापार का दुरुपयोग भी कर रही थी। उनको जो चुंगी मुक्त व्यापार का अनुमति जो मिला था उसका वो गलत इस्तेमाल करके भारतीयों से व्यापार कर रही थी। और वो तो कंपनी को मिला था ना, वो जो अधिकार मिला था कंपनी को मिला था। लोग अपने व्यक्तिगत रूप से कर रहे थे, अपना खर्चा के लिए, ठीक है ना, भारत में दुरुपयोग कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, जो बंगाल का ना राजस्व बहुत कम हो रहा था, तो इसके कारण भी एक युद्ध था। ब्रिटिश का दुर्गीकरण, वही ना बोले किलाबंदी कर रहे थे। काल कोठरी घटना भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब घोषित कर युद्ध में कूद गया। चुप्पे चाप लोग क्या किया,
अपना एक दूसरे से कर लिया, संधि कर लिया कि हाँ तुमको नवाब बना देंगे, लेकिन तुम प्लासी का युद्ध में चलो मेरे साथ। तो गया भी लेके प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो हुआ ना, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, तारीख याद रखिए। 23 जून 1757 है ना। इधर रॉबर्ट क्लाइव थे और इधर सिराजुद्दौला थे। इनकी सेना कम थी और इनकी सेना लगभग 50,000 थी, उनकी लगभग 1100-1200 थी। उस सेना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम याद रखिएगा। मीरान ने बाद ये दोनों को युद्ध हुआ तो जो मीर जाफर का सेना थी ना, वो कूद ही नहीं। नवाब लग रहा था कि आ जाएगा ये, लेकिन ये क्या क्या धोखेबाजी कर दिया, ये युद्ध में कूदा ही नहीं। इसके कारण क्या हुआ, सिराजुद्दौला मारा गया। सिराजुद्दौला बाद में भागा थोड़ा युद्ध से, और मीरान जो था मीर जाफर का बेटा, उनकी हत्या कर दिया। भयंकर गद्दारी किया, ठीक है ना। इनकी सेना उतरी ने इस युद्ध में अमीर चंद जगत सेठ ये सब इसका सहायता कर रहे थे, ठीक है ना। अंग्रेज का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में से एक था ब्रिटिश राजनीतिक शक्ति की ओर के उभरा। इसमें दो सेना था, एक का नाम था, एग्जाम में कहीं नहीं मिलेगा ये नाम, ठीक है ना, आपको कहीं नहीं मिलता ये नाम, मेरे नोट में मिलेगा, आपको बहुत ही उपयोगी है नाम, ठीक है ना। याद रखिए, मीर मदन और एक नाम है मोहन सिंह। इसके दो सेनापति थे, योग सेनापति, युद्ध में ये लड़े, ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, ये जो है तही जो ये कौन नदी किनारे है पूछा है, तो भागीरथी के किनारे। आगे बढ़ते हैं आप लोग। युद्ध के बाद क्या हुआ, 1757 युद्ध के बाद क्या क्या हुआ। पहला देखिए, बंगाल में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन हो गई, ब्रिटिश हो गई। मीर जाफर को नवाब घोषित कर गया। क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है इसको, ठीक है ना, क्लाइव का गीदड़। क्लाइव ने मीर जाफर से 2.5 करोड़ रुपए लिए। फ्रांसीसी कमजोर हो गए बंगाल में, और कंपनी को 24 परगना की जागीर दे दी। ये महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, 24 परगना की जागीर किसने दी थी, तो मीर जाफर, याद रखिएगा। 1760 में मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। 1760 में मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, ये याद रखिएगा आप लोग। अब उसके बाद जो है, जब कुछ मीर जाफर जब शासक बना ना, तो उसको अब लग रहा था कि भाई हम गलत कर दिए, काहे कि अंग्रेज उनको लगातार बोले थे कि हमको ये दो, उनकी मांग बेतुकी मांग थी, जिस कारण ये गुस्सा गए। तो मीर कासिम जो था ना, 1760 से 1763 बीच बंगाल का अंतिम योग नवाब था, ठीक ना। ये बहुत योग नवाब था, बताते क्यों योग था, देख लीजिए, पता चल जाएगा। देखिए, कहीं 50 लाख रहता है, कहीं 60 लाख रहता है, इसको चेक कर लीजिए आप लोग। 50 लाख या 60 रुपया ब्रिटिश को दिए, ठीक है ना। ये दोनों में जो होगा ऑप्शन, एक बार थोड़ा चेक भी कर लीजिए आप लोग। 50 या 60 लाख रुपए दिए अंग्रेजों को। बर्धमान, चटगांव, मिदनापुर सूबेदार ब्रिटिश को दे दिया गया। और राजधानी इसमें क्या दिख रहा है, ब्रिटिश बहुत हस्तक्षेप करता है मुर्शिदाबाद में, तो चलो हम लोग राजधानी सबसे पहले हटा लेते हैं, ना राजधानी रहेगा ना ब्रिटिश को हम लोग को सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो राजधानी थे मुंगेर कर लिया गया अपना, ब्रिटिश हस्तक्षेप से बचने के लिए। दस्तक प्रणाली को पर भी रोक लगा दी, ठीक है ना। थोड़ा बोला क्या भाई, अंग्रेज तो बहुत ही लोग हम लोग अथाह कर दिए, तो अब हम लोग कुछ करना पड़ेगा। तो आप लोग एक कमेंट में बताना, प्लासी के युद्ध में मुगल बादशाह कौन थे, ठीक है ना, मुगल बादशाह कौन थे बताना। मुगल बादशाह कौन थे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, देखते हैं आप लोग बता पाते कि नहीं। तो उसका आंसर मैं कमेंट में आपको दूंगा। 1764 में, याद रखिएगा, 1764 में मीर कासिम आलमगीर द्वितीय से मिला और ब्रिटिश के खिलाफ एक गठबंधन बनाया। अच्छी बात है, गठबंधन बना रहे थे। शाह आलम द्वितीय जो थे मुगल बादशाह थे, सिराजुद्दौला अवध के नवाब थे, और मीर कासिम बंगाल में थे। तो शाह आलम द्वितीय है ना, शाह आलम द्वितीय, वहां पे कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई थी मुगल दरबार में, तो उनको यहाँ पे
शरण लेना पड़ा। सुजाउद्दौला के पास बैठ के आराम से चाय पी रहे थे, ठीक है। इसी तो बक्सर का युद्ध की घोषणा हो गया। एक एग्जाम बहुत क्वेश्चन पूछता, आप लोग को लगेगा कि मीर मीर कासिम जो है वही बंगाल का नवाब था। एग्जाम पूछता है कि बक्सर का युद्ध में मुगल दरबार मतलब बंगाल में शासक कौन था, और मुगल में भी कौन, मुगल केंद्र सत्ता में शासक कौन था। याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध में बंगाल में जो थे ना, कौन थे, मीर जाफर थे। मीर जाफर थे और केंद्र में थे शाह आलम द्वितीय। याद रखिएगा, यही एग्जाम में कंफ्यूजन करता है कहीं उनको। जो जब देखें ज्यादा ये मीर कासिम जो ज्यादा अंग्रेज के मामले में हस्तक्षेप कर रहा था, उसको हटा दिया गया, पदोचित कर दिया गया। इसकी जगह फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। इस बार रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, इस बार था ब्रिटिश का था हेक्टर मुनरो, ठीक ना। हेक्टर मुनरो ब्रिटिश की तरफ से जीत गया, इनकी संयुक्त गठबंधन को परास्त कर दिया। जो संयुक्त गठबंधन परास्त कर दिया ना, देखिए एक मुगल था, अवध था, मीर जाफर था। बहुत बहुत बड़ी बात होती है कि इतना बड़ी संयुक्त सेना को आप हरा रहे हैं। भारत में सबसे शक्तिशाली 50 लाख रुपए प्राप्त हुए, 50 लाख रुपए को प्राप्त हुए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए युद्ध के परिणाम के निर्णायक युद्ध एक हुआ, ठीक है। और शाह आलम द्वितीय पराजय हुआ, सर्वोच्च सत्ता की हार हो गई। भारत का प्रतिनिधित्व करते थे शाह आलम द्वितीय। अब याद 1857 में जो विद्रोह हुआ ना, तो सब कहाँ गया, मुगल पास, क्योंकि केंद्र सत्ता के उन्हीं के पास था, प्रतिनिधित्व करते इसलिए उन्हीं के पास गया था सब। युद्ध के पश्चात बंगाल दिल्ली का द्वार खुल गया। अब अंग्रेजों के लिए देखिए, जैसे देखिए बंगाल का द्वार खुल गया। इस युद्ध जैसे समाप्त हुआ बक्सर युद्ध, इलाहाबाद की संधि हुई 12 अगस्त 1765 में। पहली बार दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि जो ना, रॉबर्ट क्लाइव चल गया था, फिर वापस आया गवर्नर बन के। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव पुनः भारत आया। 12 अगस्त 1765 में शाह आलम द्वितीय प्रथम संधि हुई, ठीक ना। 12 अगस्त याद रखिए, 12 अगस्त 1765 में प्रथम संधि हुई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा ब्रिटिश को दे दिया गया। शाह आलम द्वितीय ने क्या किया, ब्रिटिश ले लो, तुम दीवानी अधिकार, टैक्स तुम ही वसूलो, लो। ब्रिटिश ने अवध को करा मानिकपुर छीनकर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र था, इसको मानिकपुर को देना ना, करा मानिकपुर को देना बहुत बड़ा षड्यंत्र। ये समझ रहे थे कि कभी ना कभी हमको मुगल शासक की से हमको जरूरत पड़ेगी, कभी उनसे मान्यता प्राप्त करने के लिए। तो मान्यता इससे ले लेंगे तो कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इसको रोक लगा दे, ठीक है ना। तो ये सब के कारण भी हुआ। उस समय जो नवाब कौन था, नजम उद दौला नवाब था ना। नजम उद दौला बंगाल के रूप में मान्यता प्राप्त था। अब जो इससे भी किया, इससे जो किया ना निजाम उद दौला से, फरवरी में किया, फरवरी में किया, फरवरी 1765 में इससे किया, ठीक है ना। 1765 में इससे किया, आगे चल के नहीं हाँ 65 फरवरी 1765 में किया था, फरवरी 1765 में किया था। उसकी सेना को सीमित कर दिया, ठीक है ना। प्रशासन भी इनको मतलब ज्यादा जो प्रशासन में खर्च करें उसको भी पूरा सीमित कीजिए। अब नया सूबेदार को हम लोग नियुक्त करेंगे, ठीक है ना। कंपनी ने इसके बदले मुगल बादशाह को बोला 26 लाख रुपया वार्षिक वादा देकर, बोला चलिए अब हमको मिल गया। दूसरा संधि जो हुआ ना, इलाहाबाद की संधि, एक हुआ है 16 अगस्त 1765 को हुआ। ये अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। दूसरा संधि हुआ था, पर अवध को क्या मुफ्त व्यापार का अधिकार दे दिया। मतलब अवध को बोला दीजिए हमको मुफ्त व्यापार का अधिकार, वहां भी ले लिया। युद्ध हजार में 50 लाख रुपए ब्रिटिश से प्राप्त किया। यहाँ 50 लाख रुपए ब्रिटिश ने प्राप्त किया युद्ध हजार के रूप में, और यहाँ पे 26 लाख दे दिया। कितना फायदा हुआ इसको देखिए। अंग्रेज को अवध में ब्रिटिश सेना के रखने की अनुमति दे दी गई, और सेना के रख रखाव के लिए अवध को जिम्मेदारी दे दी गई, ठीक है ना। अब बस थोड़ा ही बचा हुआ है। 1765 में ही रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब के साथ एक संधि कर ली, ठीक है। 1765 में बंगाल के नवाब के साथ संधि कर ली। इस संधि के अनुसार 53 लाख के बदले में बंगाल के निजामत के अधिकार प्राप्त कर लिए। तो निजामत अधिकार प्रशासनिक अधिकार होता है। देखिए दीवान हुआ,
बंगाल में, और एक निजामत हुआ। दो द्वैत शासन जिसको बोलते हैं। दीवान इधर हुआ, अंग्रेज था, निजामत इधर हुआ। मुगल बादशाह प्रशासन में रजा खान जो था नायाब सूबेदार था। सेना, विदेश संबंधी प्रशासन, फौजदारी मुकदमे, आंतरिक सुरक्षा, ये सब निजामत का अधिकार था। अब देखिए द्वैत शासन क्या होता है। द्वैत शासन जो होता है ना, द्वैत शासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द्वैत शासन क्या होता है, पहले सबसे पहले आप लोगों को ये जानना। द्वैत शासन जो होता है ना, जो 1765 1772 के मध्य बंगाल पर नवाब एवं कंपनी के प्रशासन के संदर्भ में द्वैत शासन शब्द का प्रयोग किया जाता है। नवाब के पास प्रशासनिक अधिकार में समझे, प्रशासनिक अधिकार मतलब शासन कैसे चलेगा, ये सब खर्च वर्च वो सब देखना है। अधिकार इसको, ये जो अधिकार थे निजामत कहते हैं। कंपनी के पास जो दीवानी अधिकार थे, ठीक है ना, इनके लाने का सीधा कारण था कि वो मतलब शासन करने के पछड़े में मतलब शासन करने में वो उलझना नहीं चाहती है। शासन करने में उलझ गई तो वहां जनता का ख्याल रखना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए वो डायरेक्ट चाहती है हम खाली मुनाफे से मुनाफा कमाए, नवाब को बने कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये चाहती थी। तो जनक जो कहा जाता है द्वैत शासन का, किसको कहा जाता है? लियोनेल कार्टिन्स, है ना, लियोनेल कार्टिन्स को कहा जाता है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू किया गया। अर्थ है बंगाल में दोहरा शासन अपनी अपनी जिम्मेदारी का वहन करता था। द्वैत शासन ब्रिटिश जो था ना, उसको दीवानी अधिकार प्राप्त था, सेना का अधिकार प्राप्त था, युद्ध शांति का अधिकार प्राप्त था, प्रशासन का अधिकार प्राप्त था, विदेशी मामले का अधिकार, इतना अधिकार उसको दे दिया गया। और इसको आंतरिक सुरक्षा, फौजदारी मुकदमा, देखिए छोटा सा दे दिया गया, इसको भी तोड़ दिया गया। बोला कि रजा खान को प्रशासनिक अधिकार दे दिया, बोला राजा खान बन गया। उत्तरदायित्व रहित अधिकार, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, देखिए क्या बोलते हैं, उत्तरारहित अधिकार रहित उत्तराधिकार, ठीक है ना, नहीं समझाया आपको, नहीं समझ के। उत्तरदायित्व रहित, है ना, उत्तरदायित्व रहित मतलब उनको उत्तरा नहीं है, मतलब उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है। अधिकार रहित उत्तरदायित्व, उसको कोई अधिकार नहीं, खाली आपको जितना लफड़ा होगा नवाब देखेगा, हम आजाद है, उस इस समझे सीधा भाषा में, उतना आप लोग का लफड़ा में फंसेगा। बस आखिरी पेज है, खत्म होने वाला है। द्वैत शासन का परिणाम क्या क्या हुआ? द्वैत शासन को अंत किसने किया, आप लोग पता ही होगा, 1775 में वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है। अब देखिए द्वैत शासन परिणाम, बंगाल में अराजकता फैल गया, व्यापार का विनाश, व्यापारियों की सुरक्षा का अभाव हो गया, व्यवहारिक मंदी आ गई, कृषि पतन हो गया, नैतिकता का पतन हो गया। द्वैत शासन का अधिकार देखिए, द्वैत शासन का अधिकार, वित्तीय लाभ प्राप्त करना चाहते थे अंग्रेज, क्यों करते वित्तीय लाभ में? नवाब ब्रिटिशों की ढाल है, ठीक है ना। क्लाइव जो थे ब्रिटिश सरकार का अपमान नहीं, क्लाइव जो ब्रिटिश सरकार से अपमान नहीं चाहते थे, ठीक ना। यहाँ अधिकार रहित उत्तरदायित्व व उत्तरदायित्व रहित अधिकार, प्रत्यक्ष नियंत्रण बंगाल में नहीं करना चाहते थे। देखिए वो बंगाल में प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लेते, क्यों? वो अपने खुद शासन नहीं किए। देखिए 2 युद्ध हुआ, तो बड़ा बड़ा युद्ध जीते वो। आपको मैं आखिरी खत्म ही है, मैं इसको आप थोड़ा एक बता देता हूँ, ये क्यों नहीं बंगाल पे वो स्वतंत्र शासन करे। पहली बात तो वो प्रशासनिक जो दायित्व होता है उससे बचना चाहते थे। दूसरा आपका देखिएगा, दूसरा कि अगर वो इसमें घुस जाते हैं तो व्यापार पे ध्यान का हट जाएगा। अब ब्रिटिश में वहां राजा को बोल क्या है कि हम क्या करेंगे, खाली व्यापार करने जा रहे हैं, तो ये था। और उसको ये भी डर था कि जनता विद्रोह ना कर दे, ये भी डर था कि राजा विद्रोह ना कर दे। अन्य कंपनी अपना दायित्व मतलब उत्तराधिकार नहीं करते कि मतलब बोले कि हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, मतलब उसको भी वो भी लड़ने लगे, तो इधर कितनी कंपनी से लड़ती। इसलिए वे क्या कि ज्यादा झंझट नहीं बोले, द्वैत शासन लगा दीजिए। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मिलते एक नई वीडियो में।